लेक्चर नंबर 30 का पहला पार्ट है ये। पिछला लेक्चर में वी स्टॉप टिल द क्वेश्चन ऑफ अर्निंग बेस्ड मॉडल। ओके, अब हम लोग नया अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग 3 अप्रोच पढ़ चुके हैं, मार्केट बेस्ड अप्रोच, एसेट बेस्ड अप्रोच, अर्निंग बेस्ड अप्रोच। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्थ अप्रोच के बारे में, जिसका नाम है कैश फ्लो बेस्ड मॉडल। क्या नाम है? कैश फ्लो बेस्ड मॉडल। हर अप्रोच नया नया आते गया जस्ट बिकॉज कि पिछले अप्रोच में कुछ इशू था। मार्केट बेस्ड अप्रोच में सिर्फ लिस्टेड कंपनी का वैल्यूएशन निकाल पा रहे थे, इसलिए एसेट बेस्ड अप्रोच आया। एसेट बेस्ड अप्रोच आया क्योंकि हमको अनलिस्टेड कंपनी का निकालना है। फिर आया अर्निंग बेस्ड अप्रोच। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई भी कंपनी को वैल्यू कर रहे थे ऑन इन एसेट बेस्ड अप्रोच या मार्केट बेस्ड अप्रोच ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स या फिर एसेट्स। करेक्ट। तो अर्निंग बेस्ड अप्रोच से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर अर्निंग हम लोग कंपनी का वैल्यूएशन निकाल पा रहे थे। करेक्ट करेक्ट। लेकिन अर्निंग बेस्ड अप्रोच में ये हो सकता है कि इवन दो कंपनी के पास कंपनी लाखों रुपए का सेल कर रही है, लेकिन उसके पास कोई भी कैश में रिसीट नहीं आ रहा है। सारा का सारा सेल उसका डेटर बनते जा रहा है, उसका सब करंट एसेट होता जा रहा है, कोई भी सेल उसका रियलाइज ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब उतना सेल होगा तो उसका वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा होगा। बट डेटर है उस सबका, सबको रियलाइज नहीं हो रहा है। अगर पैसा ही नहीं आएगा कंपनी में तो वर्किंग कैपिटल का तो लोन लेना पड़ जाएगा तुमको। तो उस कंपनी को ज़्यादा वैल्यू करके तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो कोई भी कंपनी को वैल्यूएशन करने के लिए तुमको उसका कैश फ्लो भी समझना पड़ेगा कि क्या कैश फ्लो हो रहा है कि नहीं। इसी के लिए आया है फोर्थ अप्रोच। इस अप्रोच का नाम है कैश फ्लो बेस्ड मॉडल। ठीक है। कैश फ्लो बेस्ड मॉडल में भी 2 तरीके का मेथड है। पहला मेथड का नाम है FCFF, दूसरा मेथड का नाम है FCFE। FCFF का मतलब क्या होता है? फ्री कैश फ्लो टू फर्म। और FCFE का मतलब होता है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। तो इस मेथड में तुमको ये याद रखने का तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा, इस अप्रोच में तुमको ये याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि कौन सा मेथड से क्या आ रहा है। जैसे पहले का अभी तक अप्रोच में हम लोग हर वक्त वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी आ रहा था। सिर्फ लास्ट का जो अप्रोच था अर्निंग बेस्ड अप्रोच, उसमें जो दूसरा मेथड था तुम्हारा अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, उससे वैल्यू ऑफ बिजनेस आ रहा था। तो तुमको याद करना पड़ रहा था कि कौन सा अप्रोच से क्या आ रहा है। इस अप्रोच में जो नाम है, जो 2 मेथड है, उसके नाम से तुमको पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है। FCFF मतलब फ्री कैश फ्लो टू फर्म, मतलब इससे इससे जो वैल्यू आएगा वो फर्म का वैल्यू होगा। FCFE फ्री कैश फ्लो टू फर्म इक्विटी, तो उससे तुमको क्या पता चल जाएगा कि इक्विटी का वैल्यू पता चल रहा है, बिजनेस का नहीं। इजी इजी। ठीक। तो हम लोग को क्या बात करना है? कैश फ्लो का, कि हम लोग को ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस हमको उसका वैल्यूएशन ढूंढना है। तो कोई भी कंपनी का कैश फ्लो कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट मेथड, CFS स्टेटमेंट पढ़े थे हम लोग। डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, दिस। तो उतना नहीं जाना है हम लोगों को। ठीक है, उतना दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है? सर एक मेथड दिए हैं क्या, कि उसे तुमको पता चल जाएगा कि कैश फ्लो कितना आ रहा है। तो पहले हम लोग बात करते हैं FCFF का, कि अगर फॉर्म का हम लोग वैल्यूएशन निकाल रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तुमको ढूंढना होगा कंपनी का EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है। उसमें से तुमको माइनस करना होगा डेप्रीसिएशन, माइनस बोल रहे हैं, सॉरी, EBIT में से तुमको माइनस करना होगा टैक्स। है, EBIT में से हम टैक्स क्यों माइनस करेंगे भाई? क्या लॉजिक है? EBIT से कभी टैक्स माइनस हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि EBIT से पहले आई जाता है, तब आता है EBT, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तब टैक्स माइनस होता है। EBIT में से टैक्स क्यों माइनस होगा? बताते हैं। EBIT माइनस टैक्स करो। ठीक है। और ये जो टैक्स होगा वो किस पे, किस चीज के ऊपर टैक्स लगेगा? EBIT के ऊपर लगेगा। तुम कंफ्यूज हो सकता है क्वेश्चन बनाते हुए कि EBIT दिया हुआ है 100 रुपया, टैक्स दिया हुआ है 30%। तो तुम सोचोगे कि जो टैक्स होगा हर वक्त EBT पे निकलता है, EBIT पे नहीं निकलता है, तो तुम EBT ढूंढ के तब टैक्स निकालोगे? नहीं, जो टैक्स लगा सीधा EBIT पे निकाल देना। ठीक है। ओके। इससे पहले भी जो हम लोग पढ़े थे अर्निंग बेस्ड मॉडल में, जब FMP निकाल रहे थे तो FMP निकालने के लिए टैक्स किस पे लगा रहे थे? लास्ट में मोमेंट पे जब हमारा सारा वैल्यू आ जा रहा था, FMP आ गया है एक्चुअल में, तब उसे माइनस टैक्स करते थे, तब नेट FMP आता था। करेक्ट करेक्ट। ओके। या तो हमको EBIT निकालना है, EBIT में से माइनस करना है टैक्स। ठीक है, टैक्स चला गया।
अब तुमको ऐड करना है डेप्रीसिएशन। क्यों? ईबीआईटी कैसे आता है? ऑपरेशनल, देखो याद करो, हम लोग जब बेसिक पढ़े थे, जब एएफएम स्टार्ट किए थे, तो पहले ही पेज पे हमारा ईबीआईटी कैसे आता था? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते थे, तब आता था ईबीआईटी। करेक्ट? करेक्ट बात है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही तुम्हारा चला जाता है डेप्रीसिएशन एंड ऑल। ओके, तो ईबीआईटी आया होगा डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद। सच बात है, एकदम सच है। तो तुम माइनस कर दो टैक्स। तो जब टैक्स तुम ईबीआईटी में माइनस किया, मतलब ईबीआईटी जैसे कि, चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट था 100 रुपया का, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस था तुम्हारा 20 रुपया का, जिसमें 5 रुपया था तुम्हारा डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो 80 रुपया ईबीआईटी आया। टैक्स किस पे लग रहा है? ईबीआईटी पे, 80 रुपया पे। करेक्ट? लेकिन एक बात बताओ, ये डेप्रीसिएशन अगर हम लोग नहीं वहां पे कंसीडर करते हैं तो ईबीआईटी कितना आ रहा होता? हमारा ईबीआईटी आता है 85। तो टैक्स कितना पे लगता है? 85 पे। पिछला बार लग रहा था 80 पे जब डेप्रीसिएशन कंसीडर कर रहे थे। 80, क्योंकि कंसीडर करना होता है ईबीआईटी के लिए। अगर कंसीडर नहीं करते हैं तो हमको टैक्स 85 पे देना पड़ता है। करेक्ट? इसलिए कहा जाता है कि डेप्रीसिएशन एक टैक्स डिडक्शन, टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस है। करेक्ट? अलाउेबल एक्सपेंस है, उससे हमको टैक्स का एग्जेम्पशन मिलता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ईबीआईटी, लेकिन ईबीआईटी से पहले हम लोग टैक्स माइनस कर देते हैं। करेक्ट? तो ईबीआईटी से टैक्स माइनस करती है, लेकिन हम लोग ढूंढ रहे हैं कैश फ्लो। डेप्रीसिएशन जो ईबीआईटी में इंक्लूडेड है एज एन एक्सपेंस, वो तो तुम्हारा कैश फ्लो नहीं है, वो नॉन कैश फ्लो वाला है, नॉन कैश आइटम है वो। तो पहले डेप्रीसिएशन को फिर ऐड करो। डेप्रीसिएशन जब तुम ऐड कर दिए, तब तुमको एक और चीज तुमको क्या करना होगा? माइनस। माइनस क्यों करना होगा बताते हैं। एक चीज जो माइनस होगा उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करना है। ठीक है, ठीक है। हम तुमको पहले स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ईबीआईटी माइनस टैक्स ऑन ईबीआईटी प्लस डेप्रीसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तब सब कुछ जो आएगा वो कहेगा तुम्हारा फ्री कैश फ्लो। क्या कहेगा? उसको कहा जाएगा फ्री कैश फ्लो। ओके, अब हमको बताओ ऐसा क्यों है, इसको फ्री कैश फ्लो क्यों कहेंगे, बताते हैं। लॉजिक समझो। पहले हमको, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि हमको कैश फ्लो चाहिए दिमाग में। ठीक है, ईबीआईटी ले लिए। ईबीआईटी में डेप्रीसिएशन जो है वो इंक्लूडेड है, नॉन कैश आइटम, तब भी हम लोग ईबीआईटी ले रहे हैं। ठीक है, माइनस करते हैं टैक्स ऑन ईबीआईटी, कर दिए। तब आ गया मेरे पास नॉन, एक सेकेंड, तब आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब ईबीआईटी से टैक्स माइनस कर दोगे ना, तब तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगा उसको कहते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि ईबीआईटी टैक्स गया, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसमें से तुमको माइनस करना है, माइनस बोल रहे, ऐड करना है डेप्रीसिएशन। फिर ऐड क्यों करना है डेप्रीसिएशन? क्योंकि ईबीआईटी में हम नॉन कैश आइटम यूज किए हुए थे, हमको लेके ढूंढना है कैश फ्लो, तो नॉन कैश आइटम को तो फिर से ऐड करना पड़ेगा। वहां पे माइनस किया मतलब ना कैश कम किए हैं। करेक्ट? लेकिन कैश कम क्यों किए थे? क्योंकि हमको प्रॉफिट कम देना था, इसलिए वहां कैश कम दिखा रहे थे, तो उस पर टैक्स चला गया। लेकिन एक्चुअल में मेरे पास कैश कितना होगा? डेप्रिसिएशन जितना ऐड कर दोगे वैल्यू, तब डेप्रिसिएशन का वैल्यू ऐड कर दो तो एक्चुअल जो कैश है वो आ जाएगा। ठीक, फिर लेकिन तुमको एक माइनस करना होगा, उसको कहते हैं हम लोग कैपेक्स। कैपेक्स क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद तुमको एक्चुअल कैश फ्लो पता चला कि इतना कैश फ्लो आ रहा है साल में, लेकिन तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो कर रहोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा P&L आइटम में नहीं आता है, वो तो सीधा तुम्हारा बैलेंस शीट में जा रहा होता है। करेक्ट? लेकिन इसके वजह से कैश फ्लो तो हो रहा है तुम्हारा। सच बात है ना भाई? तो तुमको कैपिटल एक्सपेंडिचर जो जाएगा उससे तो कैश फ्लो आउटसाइड जा रहा है, तो तुमको माइनस करना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस किए। तब तुमको प्लस या माइनस करना होगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। याद करो, हम लोग जब इनडायरेक्ट मेथड से बनाते थे CFS, तो उसमें क्या करते थे कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता था तो हम लोग करते थे माइनस, और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता था तो करते थे प्लस। इसका लॉजिक क्या था? वर्किंग कैपिटल तुम्हारा तभी इंक्रीज करेगा जब तुमको कैश फ्लो नहीं हो रहा है, और डिक्रीज तब होगा वर्किंग कैपिटल जब कैश फ्लो हो रहा है। उसे एग्जांपल, अगर करंट एसेट तुम्हारा बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या कि तुमको पैसा नहीं मिला। करंट एसेट लाइक फॉर एग्जांपल डेटर, अगर हमारा डेटर 100 रुपये से 150 बन गया, मतलब क्यों 50 रुपया जो क्रेडिट पे सेल हो गया, 50 रुपये हमको दिया नहीं। करेक्ट है? तो मेरा कैश फ्लो उधर माइनस हो रहा है। लेकिन अगर मेरा डेटर कम हो रहा है, मतलब डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, मतलब 150 से 100 पे हुआ, क्यों हुआ होगा? क्योंकि पैसा दिया होगा, तो कैश फ्लो हुआ, तो ऐड करना होगा। करेक्ट? करेक्ट।
इस पूरा चीज हमको क्या निकालना है, कैश फ्लो निकालना है, ऑपरेशनल कैश फ्लो निकालना है। तो ऑपरेशनल कैश फ्लो के लिए पहले ईबीआईटी ले लिए, इवन तो हमको पता है उसमें एक नॉन ऑपरेशनल नॉन कैश आइटम एक डेप्रिसिएशन है, तब भी ले लिए। क्यों? क्योंकि हमको टैक्स बचाना है। तो माइनस टैक्स किए, तब हमको मिला नो पैट। नो पैट क्या होता है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तब ऐड कर दिए डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक्चुअल कैश फ्लो तो विदाउट डेप्रिसिएशन वाला ही था। तो डेप्रिसिएशन ऐड करके पता चलेगा कि कितना कैश फ्लो होने वाला है। प्लस उसमें माइनस तुमको करना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का कैश फ्लो होने वाला है, फॉर श्योर कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, लेकिन उसका इफेक्ट P&L में नहीं आता है, तो कैपेक्स दे दिए। प्लस माइनस वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग कहेंगे फ्री कैश फ्लो, FCF। ओके, फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म भी बोल दो, क्योंकि हम फ्लो उसका ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप में हम लोग ढूंढ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो टू फॉर्म। ठीक है, कैश फ्लो टू फॉर्म ढूंढ लिए। ओके, तो तुम तो भाई अभी सिर्फ कैश फ्लो ऑफ फॉर्म ढूंढा है, तुमको ढूंढना है वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो तुम उसको पैसा दोगे। ये जो कैश फ्लो आया है वो हो सकता है करंट ईयर का हो, तो क्वेश्चन में तुमको बोलेगा कि अगला साल जो पैसा आने वाला है उसका तुम प्रेजेंट वैल्यू करो। क्वेश्चन में यही आएगा, सीधा क्वेश्चन में तुमको बोलेगा कि इस साल का करंट ईयर में ये सब ईबीआईटी और ये सब वैल्यू था, और अगला 5 साल में ये होने वाला है, तो तुम बताओ वैल्यू ऑफ दिस बिजनेस वाइल परचेजिंग। तो कैसे करोगे? अगला जो साल आने वाला है उसका हर साल का तुमको निकालना होगा फ्री कैश फ्लो। जैसे पिछला चीज में हम लोग एफएमपी निकालते थे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल देते थे, वो निकाल देते थे। अब क्या होगा कि फ्यूचर कैश फ्लो जो होने वाला है पहले हमको वो निकालना है। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और फ्यूचर कैश फ्लो में क्या डिफरेंस है। मेरे भाई यही डिफरेंस अब क्लैरिटी मिलेगा कि स्टेप जो हम लोग पिछला अप्रोच पढ़े थे और इस अप्रोच में क्या डिफरेंस है। पिछला अप्रोच में क्या बोले थे हम कि वो अर्निंग्स के बारे में बात कर रहा है, इनकम अक्रूवल है वो। हम लोग अभी बात कर रहे हैं कैश फ्लो का, इसलिए उसमें अक्रूवल के लिए हम लोग पीबीटी ले रहे थे। पीबीटी में क्या होता था? पीबीटी में डेप्रिसिएशन एडेड होता था, और उसके बाद हमको कोई दिमाग में नहीं लगाते थे। क्यों? पीबीटी के बाद सब कुछ करने के बाद तब टैक्स माइनस करते थे, और वही हमारा एफएमपी बनता था। ये नहीं कि फिर डेप्रिसिएशन ले रहा है दिस दैट, नहीं, अक्रूवल बेसिस पे वो चल रहा है। लेकिन कैश फ्लो में हमको कैश फ्लो बेसिस पे चलना है। करेक्ट। तो हमको क्या करना होगा कि अगला हर साल का हमको FCFF निकाल दिए, फ्री कैश फ्लो हर साल का निकाल दिए, लेकिन वो तो अगला 5 साल में मिलने वाला कैश फ्लो हमको आज पैसा देना है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे करेंगे? बहुत ईजी है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो भाई, ईजी है ना, कैश फ्लो इंटू 1 अपॉन जो भी रेट है, या फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। करेक्ट, एक वो मेथड है। दूसरा मेथड या मतलब इसी का ऐसे कर दो, कैश फ्लो इंटू 1 करने की जगह कैश फ्लो कर दो डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू अति वाला। एक तो वो तरीका हमको पता है। एक और चीज़ हमको पहले से पता है क्या, कि अगर कोई कैश फ्लो हमको मिलने वाला है अगला हर साल, तो हम लोग कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे? बहुत ईजी है, कैश फ्लो डिवाइडेड बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर, वैसे ही निकालते थे, पता है तुमको। लेकिन अगर कैश फ्लो अगर तुम्हारा कुछ ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है, कुछ कांस्टेंट ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है, तो क्या करते थे हम लोग? परपेचुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर माइनस ग्रोथ रेट, क्योंकि उतना ही मेरा के माइनस जी हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा वही होगा, के माइनस जी। ईजी। तो उस मेथड से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते थे। तो यहाँ भी वही करेंगे, जो फ्यूचर कैश फ्लो होने वाला है वो FCFF ले लो 1 साल का डिवाइडेड बाई, क्योंकि 1 साल का तुमको अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर करना है तो अगले साल का, 10 साल करना है 10 साल का कर दो, जैसे तुमको करना है। ठीक है, तो वैसे किया, फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तुमको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KO। यहाँ KE नहीं होगा। क्यों भाई KE क्यों नहीं होगा? KE सर इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ इक्विटी का वैल्यू नहीं निकाल रहे, हम पूरा फर्म का निकाल रहे हैं, और पूरे फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? KO। KE नहीं होता है। अर्निंग बेस्ड अप्रोच में हम लोग KE यूज कर रहे थे। क्यों यूज कर रहे थे KE? सोचो। अर्निंग बेस्ड अप्रोच में सिर्फ पहला मेथड में, जो क्या मेथड था? पहला मेथड डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, उसमें KE यूज कर रहे थे। लेकिन जब हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड पे गए, वहां पे KO यूज कर रहे थे। FMP वाला में उसमें क्या यूज करते? KO, क्योंकि बिजनेस का वैल्यू निकाल रहे थे। ऐसे यहाँ पे बिजनेस का वैल्यू निकालना है तो हमको KO चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाई KO माइनस G, बस G जो ग्रोथ रेट होने वाला है वो। ईजी। क्वेश्चन क्या बोल सकता है इसमें? थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा। क्या क्वेश्चन बोलेगा कि 5 साल तक ग्रोथ रेट ऐसे है, 1 साल इतना ग्रोथ रेट, दूसरा साल इतना, तीसरा साल इतना, चौथा साल से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो गया है। याद करो, पहले पढ़े थे टर्मिनल वैल्यू की तरह। तो कुछ बहुत ईजी है, जितना साल डिफरेंट ग्रोथ रेट है उसका प्रेजेंट वैल्यू अलग से निकाल दो, प्रेजेंट वैल्यू टेबल बना के, बस
जो यहाँ से कॉन्स्टेंट होने वाला है, जैसे कि 4 साल के बाद कॉन्स्टेंट होगा, तो इस साल प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो जो आगे फ्यूचर कैश फ्लो है, तो एक प्रेजेंट वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। फिर ये जो प्रेजेंट वैल्यू आया है यहाँ का, उसको तुम डे 0 का प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ, तो एक तो टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू लाओगे, और ये जो 4 साल का जो डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट वैल्यू है वो ले आओगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉर्म पता चल जाएगा। इजी इजी। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। स्टेप 1 में पहले कैश फ्लो ढूंढो, स्टेप 2 में प्रेजेंट वैल्यू ढूंढो। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन कैसे ढूंढोगे? बहुत ईजी है भाई। डू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो, और फ्यूचर कैश फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ रेट एंड ऑल आता है। तो या तो सीधा अगर सिर्फ 1 साल का कैश फ्लो देगा तो तुम कुछ नहीं करोगे, एफ डिवाइडेड बाई KO माइनस G। अगर डिफरेंट ग्रोथ रेट है, 1 साल का ग्रोथ रेट या फिर स्टेबल ग्रोथ रेट है, तो FCFF डिवाइडेड बाई KO माइनस G। अगर स्टेबल ग्रोथ रेट नहीं है कुछ दिन के लिए, डिफरेंट ग्रोथ प्लस स्टेबल ग्रोथ रहे, तो क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रोथ के लिए पीवी टेबल बना देंगे, और जो स्टेबलाइजेशन जैसे हो जाएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा 2 बार, एक बार तो टर्मिनल ईयर का, फिर टर्मिनल ईयर का दिस दैट ऑफ टर्मिनल वैल्यू। और टर्मिनल वैल्यू क्या होता है? टर्मिनल वैल्यू होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो। तो पहले टर्मिनल वैल्यू निकालो प्रेजेंट वैल्यू करके, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालो टर्मिनल वैल्यू का, उसको ऐड कर दो, आंसर आ गया। डन डन। ये हम लोग पहले सीख चुके हैं, तो ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ खास नहीं है। तो हमने क्या सीखा अभी? फोर्थ अप्रोच में वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैश फ्लो। और कैश फ्लो ढूंढने के लिए हमको क्या यूज़ करना होता है? EBIT। क्या ढूंढना होता है? EBIT। क्यों? क्योंकि मेरे भाई, अच्छा एक और लॉजिक, EBIT क्यों ही यूज़ करते हैं हम लोग, PBT क्यों नहीं यूज़ करते हैं, दैट इज EBT क्यों नहीं यूज़ करते हैं? तुम तो बोलोगे भाई कि PBT यूज़ कर सकते थे, अभी पिछला क्वेश्चन में जब FMP बात कर रहे थे तो आप हम लोग PBT यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं EBT, EBIT क्यों यूज़ कर रहे हैं? उसका लॉजिक है सर, उसका लॉजिक ये है कि उसका क्या लॉजिक दे, उसका लॉजिक, हाँ उसका लॉजिक सुनो, उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये होता है कि मेरे शेर FMP जो PBT ले रहे हैं वो अक्रूवल बेसिस पे है, हमको कैश फ्लो बेसिस पे चाहिए, EBIT लेना होगा। ओके, क्योंकि हमको EBIT से कैश फ्लो पे जाना है। याद करो जब हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट मेथड से भी इनडायरेक्ट मेथड से भी बनाते थे क्वेश्चन कैश फ्लो का, तो उस टाइम भी हम लोग क्या लेते थे? EBIT लेते थे, ना कि PBT लेते थे। ओके, या फिर हम लोग PBT लेते थे। हम तुमको समझा नहीं पा रहे हैं, बस सर इतना बात बोले थे, हम बताते हैं सर क्या बोले थे। सर ये बोले थे EBIT इसलिए लेना है क्योंकि अर्निंग इज टू बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी, बिकॉज हमको बिजनेस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। बिजनेस किसका सोर्स ऑफ फंड से चल रहा है? डिवेंचर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। EBIT डिवेंचर होल्डर के लिए भी होता है, शेयर होल्डर के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होता है। क्यों? EBIT में से इंटरेस्ट किसके पास जाता है? डिवेंचर होल्डर के पास, और उसके बाद जाता है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो इतना श्योर है कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए तुम सीधा PBT ले सकते हो, इजी। और जब डिवेंचर होल्डर के लिए लेना है तो तुमको EBIT लेना होगा। अब जब हम बिजनेस का अगर वैल्यूएशन निकाल रहे हैं तो हमको EBIT यूज़ करना चाहिए। लॉजिकल। लेकिन इस लॉजिक से एक बात नहीं समझ में आता कि हम लोग जब अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम लोग बिजनेस का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन तब हम लोग EBIT क्यों नहीं यूज़ करते? उसके लिए एक बार याद रखना भाई, या फिर आई चेक एंड आई टेल यू कि ऐसा क्यों है फिर से, लेकिन मुझे इतना याद है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द समरी कि कैश फ्लो मॉडल से जब हम लोग निकालना होता है वैल्यूएशन ऑफ फर्म, तो कैश फ्लो पहले निकालते हैं, फ्यूचर कैश फ्लो कैसे निकालते हैं? EBIT माइनस टैक्स पहले हटा देते हैं, क्योंकि हमको डेप्रिसिएशन का टैक्स चाहिए होता है, तब फिर डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, फिर माइनस करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और तब करते हैं क्या? ऐड कर रहे हैं, तब करते हैं प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तब कैश फ्लो आ जाता है। फिर जब कैश फ्लो आ गया मेरे पास, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाने के लिए डिस्काउंट करना होता है KO से, बस यही क्वेश्चन, और कुछ खास नहीं है। डन। तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 423 इन कॉपी, और बुक में है पेज नंबर 13.7 पे, ठीक।
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एक्स वाई जेड लिमिटेड है, उसका इन्फॉर्मेशन ही दिया हुआ है। एक्स वाई जेड जो लिमिटेड है उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा तरीके से ग्रो करेगा अगला 4 साल में, उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात तो तुम्हारे दिमाग में आ गया होगी, टर्मिनल वैल्यू वाला पॉइंट आ जाएगा इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालते टाइम। बस रेवेन्यू दिया हुआ है तुमको, ईबीआईटी दिया हुआ, लो ईबीआईटी दे दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिया है, डेप्रिसिएशन भी दे दिया है। तुम्हारे एग्जाम अगर पूछोगे कि एग्जाम में कैसे पता करेंगे कौन सा मेथड्स यूज करना है, भाई मेरे ईबीआईटी दे दिया है, कैपेक्स दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, कौन से मॉडल में लगता है, जब हम लोग कैश फ्लो मेथड यूज करते हैं। बस इन्फॉर्मेशन फॉर हाई ग्रोथ एंड स्टेबल ग्रोथ पीरियड आर एज फॉलोज। जब हाई ग्रोथ होगा 4 साल में हाई ग्रोथ होने वाला है, उसका स्टेबल होने वाला है। तो जब ग्रोथ रेट जब ग्रो होने वाला है एकदम 4 साल में, तो 4 साल में रेवेन्यू और ईबीआईटी बढ़ेगा 20% से, कैपेक्स और डेप्रिसिएशन बढ़ेगा 20% से, रिस्क फ्री रेट आरएफ वो होगा 10%, बीटा ऑफ इक्विटी दिया हुआ है तुमको, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, आरएम आरएफ और बीटा दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? केई निकालने के लिए। केई ज़रूरत है हमको, नहीं भाई कैश में तो केओ चाहिए, लेकिन केओ निकालने के लिए केई भी तो चाहिए भाई। इजी, केओ निकालने के लिए केई चाहिए, तो केओ कैसे निकलता है? के इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस के डी इंटू वेट ऑफ डेट। तो देखो के डी भी दिया होगा, देखो प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है, ये प्री टैक्स है। के डी क्या होता है? पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट 1 माइनस टी, ये प्री टैक्स है, तो 13% प्री टैक्स है, तो इसको 1 माइनस टी करोगे तो के डी आ जाएगा। इजी, के डी है तुम्हारे पास, के ई तुम निकाल दोगे, फॉर्मूला दिया हुआ है। अब दोनों का वेट भी दिया होगा, ले लेना। देखो वेट दिया हुआ है, डेट इक्विटी रेशियो दे दिया हुआ है, तो डेट इक्विटी रेशियो 1:1 है, तो डेट का वेट के साथ क्या हुआ? 1/1+1। इक्विटी का कितना हुआ? 1/1+1। क्यों? 1:1 है भाई, 50-50 है, तो अगर डेट का वेट निकालना है तो 50/100 करोगे ना। बस तुमको केओ निकालने का आगे डेटा दिया हुआ है। ठीक है, 4 साल का केओ निकालने का डेटा दिया हुआ है, फिर 4 साल के बाद जो केओ होगा उसका डेटा दिया हुआ है, 2 डेटा दिया हुआ है। 2 को केओ क्यों दिया हुआ है? क्योंकि 2 बार तुमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, एक बार टर्मिनल वैल्यू निकालना है, तो टर्मिनल वैल्यू कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करोगे? जो दूसरा दिया हुआ है 9%, 5%, 12.86 और 2:3, उसको यूज करके। ठीक है, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर से करना है। फिर 4 साल में जो केओ यूज करना है वो दिया हुआ है। बस ईजी फॉर ऑल टाइम, पूरा 4 साल और बाद में भी वर्किंग कैपिटल कितना होगा? 25% ऑफ रेवेन्यू। जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू दिया हुआ है, देखो 2000 करोड़ दिया हुआ है, और हर साल बोला है कि 2000 करंट ईयर का है, और हर साल ग्रो करेगा 20% से, तो 2000 से अगला साल 2000 का 20%, मतलब अगला साल 2400 रुपया, 2400 करोड़ होने वाला है रेवेन्यू, तो वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा? 25% ऑफ 2400। बस फिर बोला है कॉर्पोरेट टैक्स कितना होगा? 30%, वो भी दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है भाई? वर्किंग कैपिटल तुमको समझ में आ गया, इंक्रीज डिक्रीज कर लिए। टैक्स कहाँ यूज आता है? ईबीआईटी माइनस टैक्स, ईबीआईटी तुमको दिया हुआ है, तो ईबीआईटी दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है, कैपेक्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और फिर उसके बाद तुमको वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी तुमको निकालना है, मतलब दिया ही हुआ एक तरीके से। तो सब आ जाएगा, तो फ्यूचर कैश फ्लो आ गया, तो दोनों केओ भी दिया हुआ है कि 4 साल ये केओ, उसके बाद वाला ये केओ। बस क्या करना है, आंसर आ गया तुम्हारा, ईजी। तो क्वेश्चन में यही किया, हम क्वेश्चन को पहले हम बनाए, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है, उसको स्टेटमेंट बनाओ कि क्या वैल्यू आने वाला है। 4 साल का तुमको फ्यूचर कैश फ्लो चाहिए, तो 4 साल का तुमको कैश ढूंढ निकालना होगा ना, तो वही हम पहले स्टेटमेंट बनाए हैं कि 4 साल क्या होने वाला है। ईबीआईटी देखो पहला साल का एंड पे कितना हो जाएगा? 360। क्वेश्चन में 300 दिया हुआ है, हम पहला साल 360 क्यों लिखे भाई? ये एग्जिस्टिंग ईयर का, प्रीवियस ईयर का है, एक साल एंड पे तुमको चाहिए वैल्यू, करेक्ट। तो ईबीआईटी फर्स्ट ईयर एंड पे कितना जाएगा? बोला ईबीआईटी बढ़ेगा 20% से, तो 300 से 20%, वैसे चलते गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, ईबीआईटी तुम निकाल, जो वैल्यू दिया हो पहले हम वो निकालें, पहले सारा वैल्यू हम निकाल दिए, ये क्या क्या वैल्यू आ रहा है, बाद में कैश फ्लो का स्टेटमेंट निकालेंगे, पहले ये वैल्यू निकाल दिए। जब स्टेबल हुआ है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब स्टेबल हो जाएगा ना, हाँ एक चीज़ तुमको याद रखना है, स्टेबल ग्रोथ जब हो रहा है, मतलब 4 साल के बाद, तब रेवेन्यू ईबीआईटी बढ़ेगा 10% से। तुम शायद कंफ्यूज हो सकता है कि तुम बोलेगा कि भाई 4 साल के बाद, पहला साल का एंड, दूसरा साल का एंड, तीसरा साल का एंड, चौथा साल का एंड, तुम बोल रहे हो 4 साल के एंड के बाद जो 5th ईयर एंड जो होगा, ये जो वैल्यू है वो कैसे होगा? वो 20% ग्रोथ से आएगा या फिर 10% ग्रोथ से आएगा? क्वेश्चन बोल रहा है कि जब स्टेबल ग्रोथ होगा तब 10% की तरफ बढ़ेगा, करेक्ट, यही बोल रहा है। स्टेबल ग्रोथ कब से आ रहा है? 4 साल के बाद। क्या बोल रहा है ऊपर? expected to grow at higher rate for 4 years after which growth rate will stabilize at lower level। ठीक है,
तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 साल के बाद, ये जो 5th ईयर है, 4 साल के एंड के बाद, 4 साल खत्म हो गया और 5th ईयर एंड आया, तो 5th ईयर एंड का ग्रोथ रेट क्या है? तो यहाँ पे कौन सा ग्रोथ रेट होगा, 10% या 20%? तुम सोचो कि इसका जो 4th ईयर, उसका जैसे कि यहाँ 3rd ईयर था तो इसका 20%, 4th ईयर का एंड आ गया, इसका 20% होगा या इसका 10% होगा? इसका सिर्फ 10% होगा भाई मेरे, या 5th ईयर के बाद 10% नहीं है, 4th ईयर के बाद 10% है। क्यों? क्या बोल रहा है? हायर रेट एट ग्रोथ रेट होगा 4 साल के लिए, उसके बाद स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल ग्रोथ रेट 10% है। और हम जब ईयर एंड बना रहे हैं, जो फॉर्मेट बनाए उसमें देखो सारा ईयर एंड का है, तो 4 साल एंड हो गया, पहला साल बढ़ा होगा कितना से? 20% से। तो 20% किसका? पिछला साल का ना। पिछला साल कितना था? 300। 300 से 360, 360 का ईयर एंड पे इतना वैल्यू आएगा ना मेरे भाई। डे वन तो ग्रोथ रेट नहीं होता है। डे वन कैसे होगा भाई? पिछला साल का 300 ही है, तो एट ईयर एंड 300 है, तो पहला साल का जो 300, जैसे कि प्रीवियस ईयर 0 पे 300 था, तो डे वन पहला साल का कैसे 360 हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो लास्ट में हुआ है, तो 360 कब हुआ है? 20% पूरा साल खत्म होने के बाद। तो 4th ईयर एंड तक का हम वैल्यू लिए, 4th ईयर एंड तक का 20% हो चुका। 4th ईयर एंड के बाद क्या होगा? 10%। तो इसका सिर्फ 10% लेना है, तो इसका सिर्फ 10% जाएगा। ठीक है, दिमाग क्लियर। उसका क्या बोला है? स्टेबल ग्रोथ में जब कैपिटल एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है ग्रोथ रेट, उसमें ग्रोथ रेट नहीं दिया हुआ है कैपिटल एक्स का, और डेप्रिसिएशन ग्रोथ रेट नहीं दिया हुआ है, बल्कि क्या लिखा हुआ है? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना कैपेक्स हम लोग किए हैं ना, उतना ही डेप्रिसिएशन हुआ है, तो माइनस जितना डेप्रिसिएशन करोगे उतना ही प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, तो डजंट मैटर, जीरो वैल्यू, बस, कोई मतलब नहीं। लेकिन वर्किंग कैपिटल के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है। वर्किंग कैपिटल क्या बोला है? सीधा कि 25% ऑफ रेवेन्यू हर वक्त होगा, इवन दो नॉर्मल पीरियड या ग्रोथ पीरियड। तो रेवेन्यू कितना था हमारा स्टेबल पीरियड में, वो तुम निकाल लोगे, उसका 25% ही तुम्हारा स्टेबल ईयर में होगा। इजी इजी। तो तुम्हारे पास पूरा डेटा हो गया। पहले हम डेटा निकाल रहे हैं कि क्या डेटा दिया हुआ है, क्योंकि सीधा तो सिर्फ ग्रोथ रेट का परसेंटेज दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू क्या हो तो नहीं पता है, तो पहले सारा वैल्यू का हम निकाल दिए। अब इस वैल्यू को यूज़ करके EBIT, कैपेक्स, डेप्रिसिएशन, वर्किंग कैपिटल यूज़ करके तुम बना दो स्टेटमेंट कैश फ्लो का। कैसे बनेगा? पहले EBIT लो माइनस टैक्स, टैक्स कितना है? 30%। नो पैट आया, नो पैट में अब तुमको क्या करना है? प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपेक्स। अब तुमको करना है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे? तुम्हारे पास तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल आया हुआ है, पहला जो स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल कितना है? 25% ऑफ द रेवेन्यू, वो है वो। अब चेंज निकालना है, तो पहला साल के एंड पे वर्किंग कैपिटल 600 है, तो ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है, कैसे पता करें? ईजी है भाई, पिछला साल जो वर्किंग कैपिटल था उसके साथ कंपेयर कर लो। पिछला साल वर्किंग कैपिटल कितना था? दिया हुआ है क्या कहीं पे? देखो, वर्किंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, वर्ड तो नहीं दिया हुआ है। अबे कहते लॉजिक लगाओ, क्या बोला है? ऑल टाइम वर्किंग कैपिटल इज 25% ऑफ रेवेन्यू। पिछला साल का रेवेन्यू दिया हुआ है 2000 और दिया हुआ है, तो पिछला साल का वर्किंग कैपिटल उसका 25% होगा, तो 2000 का 25% कितना होगा तुम्हारा? 400 रुपया, सॉरी 500 होगा बस। तो पिछले साल का वर्किंग कैपिटल तुमको मिल गया। तो अभी ईयर वन एंड है 600, तो कितना हुआ चेंज? 100 रुपया। क्या हुआ? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब कैश फ्लो आउट मतलब माइनस, बस। तो हर साल का कंपेयर करते चलो जाओ, वर्किंग कैपिटल आ गया, तुम्हारा फ्यूचर कैश फ्लो भी आ गया हर साल का। और जब हर साल का फ्यूचर कैश फ्लो आ गया तो अब तुमको क्या करना है? तुमको अब फिर प्रेजेंट वैल्यू पे लाना, क्योंकि ये तो अगला साल का पैसा सब है ना। प्रेजेंट वैल्यू तुम लाओगे तो उतना ही पैसा तुम सामने वाले को दोगे। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे करोगे? जितना साल अनस्टेबल ग्रोथ है तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल बना दो, निकाल दो। तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल देखो हम निकाले हुए हैं, आ गया, बन गया। डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए KO का हम मेथड यूज़ किए हैं, बस कौन सा क्वेश्चन बन गया? ईजी, वेरी ईजी, बस। तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल तो तुम बना दो, KO भी तुम यूज़ कर दोगे। कन्फ्यूजन तुम कहीं हो सकते हो कि जब टर्मिनल ईयर जो दूसरा जो KO है, जब यहाँ से ग्रोथ रेट हो, जहाँ से स्टेबल हो रहा है, तब प्रेजेंट वैल्यू जब निकालने जाओगे तो तुम मिस कर सकते हो। क्या? टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लो सेम ग्रोथ रेट होने वाला है, तो टर्मिनल वैल्यू कैसे निकलता है? जो भी फ्यूचर कैश फ्लो होने वाला है, हमारे पास कितना फ्यूचर कैश फ्लो जो कांस्टेंट रहने वाला है वो 375.32 होने वाला है, तो वो रहने वाला 375.32 डिवाइडेड बाई KO माइनस G। KO निकाल लोगे उसके लिए, G जो दिया हुआ है, ग्रोथ रेट जहाँ से कांस्टेंट हो जाता है। ग्रोथ रेट कितना कांस्टेंट हो रहा है वहाँ से? हाँ 10% पे ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा है, तो KO माइनस G कर दो, हो गया। तो ये वैल्यू जो आया है फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाई ये, तो वो आया है तुम्हारा टर्मिनल वैल्यू का। अब टर्मिनल वैल्यू तुम्हारा टर्मिनल ईयर कौन सा है? तुम्हारा टर्मिनल ईयर है 4th ईयर एंड। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल तक तुम्हारा ऊपर नीचे था। 4 साल बाद तो कांस्टेंट हो जा रहा है, हर साल 10% बढ़ेगा। तो जो प्रेजेंट वैल्यू निकाले हो वो कौन सा वैल्यू निकाले हो?
ये जो प्रेजेंट वैल्यू कब का है, फोर्थ ईयर एंड है या फिफ्थ ईयर एंड है? फोर्थ ईयर एंड है मेरे भाई। क्यों? इसीलिए है मेरे शेर, क्योंकि जो तुम अभी FCF लिए हो, कितना FCF जो तुम लिए हो स्टेबलाइजेशन पीरियड का 375.32, वो कौन सा है? फिफ्थ ईयर एंड का वैल्यू है वो। कैसे पता? अरे मेरे भाई स्टेटमेंट जाके देखो, 1 ईयर एंड, 2nd ईयर एंड, 3rd ईयर एंड, 4th ईयर एंड, 5th ईयर एंड इसमें स्टेबलाइजेशन पीरियड का पहला साल, तो वो तो D1 है ना, तुमको प्रेजेंट वैल्यू लाना था। तो ये 375 क्या लिए उसके थे? ईयर एंड का। जब इसका करोगे तो फोर्थ ईयर एंड का आएगा ना, फिफ्थ ईयर एंड का नहीं आएगा। तो फोर्थ ईयर एंड का तुमको फोर्थ ईयर एंड पे तुमको आगे का प्रेजेंट वैल्यू मिल गया है, ठीक है। लेकिन ये फोर्थ ईयर एंड पे, ये टर्मिनल ईयर का वैल्यू है, तुमको इसको डे 1 पे करना है। इस पे डे 1 पे कैसे करोगे? बहुत ईजी है। यहाँ जो 20% पे चल रहा था, तो फोर्थ ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था उससे मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप डे 1 पे चला जाएगा। डे 1 चला गया, आंसर बन गया तुम्हारा। इजी इजी, डन डन। इसी हिसाब से तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें भी कुछ खास नहीं है, वो तुम वैसे ही बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहे, क्वेश्चन नंबर 8 है। सब कुछ इसमें दिया हुआ है हाथ में ही, इसमें तुमको KO कैलकुलेट नहीं करना है, जिसमें कैलकुलेट करना पड़ा था इसमें नहीं करना है, ईजी है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, टू गेट EBIT, हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारा बात बोल दिया है, बहुत सारा बात है, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कंपनी है जो कंप्यूटर में डील करती है, उसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू अगला 8 साल तक का जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो दे दिया गया है, ठीक है। यही कंपनी देखो बिकने वाली होगी। समराइज फाइनेंशियल पोजीशन रिलेटिंग टू दैट टू द ईयर विच हैज जस्ट एंडेड। ऊपर का जो टेबल है वो अगला साल तक का है, मतलब फ्यूचर पीरियड का है। ये जो नीचे बैलेंस शीट दिया हुआ है वो प्रीवियस ईयर का है, जो खत्म हो चुका है पीरियड, ठीक है। ओके, एसेट वैसेट दिया है, करंट एसेट, इक्विटी और बॉन्ड दिया हुआ है। 12% बॉन्ड है, मतलब इंटरेस्ट रेट 12% है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 12% क्यों हम बोले, तुमको KD यूज करने ढूंढने में हेल्प करेगा, करेक्ट। ग्रीन कहाँ से आ गया यार? ओके, डन डन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वेरिएबल एक्सपेंस 40% ऑफ सेल्स रेवेन्यू है, और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कैश ये दिया हुआ है। एक्सपेंस के बारे में बोला हुआ है कि वेरिएबल एक्सपेंस होगा 40% ऑफ सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू तुमको दिया हुआ है, उसका 40% तुम्हारा वेरिएबल एक्सपेंस होगा। और उसके बाद क्या बोलता है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो फिक्स्ड है उसका वैल्यू दिया हुआ है। 1 से 4 साल तक का वैल्यू दिया 1.6, 5 से 8 साल का, 4 साल का तुमको दिया हुआ है ऑपरेटिंग फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिक्स्ड एक्सपेंस दिया हुआ है, वेरिएबल एक्सपेंस दिया हुआ है, दोनों दे दिया, रेवेन्यू दे दिया, एक्सपेंस दे दिया, ठीक। एडवर्टीजमेंट ऑन सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस तुमको दिया हुआ है 8 साल का। सेल्स दिया, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दे दिया। क्यों दे रहा है भाई? देखो, इसलिए दे रहा होगा क्योंकि तुमको EBIT ढूंढना है। कैश फ्लो का एक क्वेश्चन है तो EBIT ढूंढना है। EBIT कैसे आता है? सेल्स माइनस जो भी एक्सपेंसेस है, तो सीधा तुम्हारा EBIT आ जाता। तुम जाके टेबल देख लेना, क्या है, इजी है ना भाई। सेल्स माइनस COGS माइनस ऑल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू EBIT। EBIT ढूंढने के लिए तुमको इतना सारा बात दिया हुआ है। देखो, तुमको 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल, 3 टेबल तुमको दे दिया है, इतना बड़ा बड़ा। सिर्फ क्या निकालने के लिए? EBIT, सिर्फ कैलकुलेशन, कुछ दिमाग नहीं। EBIT ढूंढना है, ठीक। फिक्स्ड एसेट आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का डेट दिया कितना है? 15%। फिक्स्ड एसेट दे दिया। अब तुमको सिर्फ डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकालने के लिए डेटा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, दिमाग कुछ नहीं लगाना है, बहुत ईजी है। तो डेप्रिसिएशन का एक अलग से टेबल तुमको बनाना होगा कि कितना डेप्रिसिएशन हर साल लग रहा है। 8 साल तक का डेप्रिसिएशन तुमको ढूंढना होगा। 8 साल का तुमको EBIT ढूंढना होगा। EBIT 8 साल कैसे निकलेगा? सेल्स सब कुछ दिया हुआ है, EBIT निकाल दोगे तो 8 साल का EBIT निकल गया, 8 साल का डेप्रिसिएशन निकल गया, ठीक है। कंपनी हैज प्लान्ड एन एडिशनल कैपेक्स फॉर द ईयर 8 साल। 8 साल में एडिशनल कैपेक्स भी होने वाला है, खरीदाने वाला भी है, तो कैपेक्स भी तुमको दे दिया है। लेकिन सिर्फ कैपेक्स, ये तुमको वो माइनस कैपेक्स के लिए वैल्यू यूज नहीं करना है। ये कैपेक्स तुमको कंसिडर करना होगा जब तुमको डेप्रिसिएशन वाला टेबल बनाना है। क्यों? हर साल जब वैल्यू ऐड होगा एसेट में, तो डेप्रिसिएशन भी 15% उस पर लगेगा ना। सिर्फ जो फिक्स एसेट 17 का है उतना तो नहीं लगेगा। तो जब टेबल बनाओगे डेप्रिसिएशन वाला, तो ये सारा कैपेक्स तुमको दिमाग में रखना है, ठीक है। और देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो हम लोग कैपेक्स खरीद रहे हैं वो कब कर रहे हैं? बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर में ही इतना खरीदा जा रहा है। तो ये नहीं कि चलो ठीक है डेप्रिसिएशन का जब टेबल बनाएंगे तो तुमको बताएंगे, दिमाग में रखना। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तुमको 20% ऑफ रेवेन्यू, लो वर्किंग कैपिटल भी दे दिया। टैक्स रेट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तुमको दिया हुआ है, KE दिया हुआ है, KO दिया हुआ है नहीं, तो तुमको KO निकालना होगा।
के दे दिया, के के लिए तुमको इंटरेस्ट बताया था 12%, तो के निकल जाएगा, के डी निकल गया। अब तुमको दोनों का वेट देखना होगा, तभी तो के आएगा। तो दोनों का वेट देख लो, 12 और 8 है, मतलब 3:2 का रेशियो हो गया, 3/5 और 2/5 वेट आ गया। के डी के ये निकला हुआ है, आंसर आ गया। केओ निकल गया, तुम्हारा केओ निकल गया। तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का एक पूरा टेबल बना देना, डेप्रिसिएशन का टेबल बना देना, कैपेक्स का टेबल दिया ही हुआ है, ईबीआईटी तुम बना देना। तो ईबीआईटी का टेबल बना दिया, ईबीआईटी आ गया हर साल 8 साल का, डेप्रिसिएशन हर साल का निकल, ईबीआईटी हर साल का आ गया है, टैक्स तुमको दिया होता हर साल का टैक्स हटा के तब नो पैट आ जाएगा। नो पैट में से फिर तुम डेप्रिसिएशन हर साल का ऐड कर देना जो टेबल बनाओगे, फिर उसमें से माइनस करोगे तुम्हारा वर्क एक्स बोल रहे हैं, कैपेक्स। तो कैपेक्स कैपेक्स के लिए तुमको टेबल दिया ही हुआ है। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए तुमको वर्किंग कैपिटल का एक पूरा शीट बनाना होगा, क्योंकि 20% ऑफ रेवेन्यू बन गया। तो एफसीएफ आ जाएगा, तो क्यू को डिवाइड कर देना, तो तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू आ गया बस। और एक ही बार तुमको क्यू करना है, क्योंकि ग्रोथ रेट कांस्टेंट होने वाला है। ग्रोथ रेट क्या दिया हुआ है, सीधा 5%, सीधा 5% दिया हुआ है, तो तुमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। एक बार के माइनस जी करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एफसीएफ निकालो 8 साल का, और के तुमको दिया ही हुआ है। तीसरा स्टेप में एफसीएफ डिवाइडेड बाई के माइनस जी कर देना। जी भी कांस्टेंट है, इसमें ये नहीं कि टर्मिनल वैल्यू कुछ नहीं, नॉर्मल दिया हुआ है, आंसर आ गया। बात यह है कि कैलकुलेशन बहुत सारा करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो बस इसी बेसिस पे क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दिया हुआ है तुमका, कितना देखो 13% से दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, मतलब 13% ही तुम्हारा केओ होने वाला है। कैसे पता तुमको, करके देख लेना। केओ जब निकालोगे के ई इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस के डी इंटू वेट ऑफ डेट, आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ तुमको सिर्फ बताना था हमको डेप्रिसिएशन को लेके, कि जब डेप्रिसिएशन निकाल रहे होगे तो तुम कैसे निकालोगे, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा सा। क्या प्रीवियस ईयर फिक्स्ड एसेट पे डिप्रिसिएशन लगेगा, 17 करोड़ का फिक्स्ड एसेट था पिछले ईयर में, तो पहला साल के एंड पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 17 करोड़ पे। वो जो ओपनिंग बैलेंस बनेगा, क्योंकि पिछला साल क्लोजिंग था, प्लस तुमको 0.5 मिलने का जो कैपेक्स है वो ऐड करना है, समझे। क्योंकि पहला साल का बिगनिंग में हो रहा है, तो बिगनिंग में हो चुका है। अगर पहला साल के एंड में अगर कैपेक्स करते तो पहला साल में 17 करोड़ पे ऐड करके तब डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते, लेकिन यहाँ पे तो बिगनिंग में हो रहा है तो बिगनिंग में करेंगे। अगर एंड में होता तो दूसरा साल का जो हमारे पास कैरी डाउन वैल्यू होता उस पर करते हैं, बस, और कुछ खास नहीं था। डन। ईबीआईटी निकालने के लिए एक बात दिमाग में रखना, सबको सारा एक्सपेंस माइनस करना होता है, सारा एक्सपेंस माइनस होगा, और कुछ इस क्वेश्चन में था भी नहीं। एक सेकेंड, 32.3 इसमें परपेचुअल कैश फ्लो कैसे आ गया भाई, इसमें तो कांस्टेंट ग्रोथ रेट नहीं। एक सेकेंड, हम यहाँ 2 बार क्यों निकाले हैं। गजब, यहाँ तो सीधा निकल सकता था उसके साथ ही फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाय उससे। हम लोग अलग अलग क्यों निकाले हैं। कहीं कुछ बोला हुआ है कि सेल्स इंक्रीज हो रहा है इतना से दिस दैट, नहीं। अच्छा हाँ, दिया हुआ है देखो। अरे भाई लॉजिक है, हम ही मिस्टेक कर रहे थे। हर साल का तुमको एफ दिया हुआ है, तो उसमें ग्रोथ रेट चेंज होता जा रहा है। देखो पहला साल में 8 करोड़ है, दूसरा साल में 10, पिछला साल में सिर्फ 15 करोड़, तो अलग अलग ग्रोथ रेट। तो अलग अलग ग्रोथ रेट का पीवी टेबल से तुम निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू। फिर बोल रहा है 8 साल के बाद से कॉन्स्टेंट हो जा रहा है 5% में, तो ये याद रखना, मेरा मिस्टेक। डन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 10, कुछ खास है क्या। कैलकुलेशन वैल्यू फॉर्म यूजिंग कैश फ्लो बेस्ड मॉडल, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें सिर्फ तुमको क्या करना होगा, देखिए हर साल का देखो कैश फ्लो तुमको। चलो ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर एक्स चाहता है PQR लिमिटेड का वैल्यू निकालना यूजिंग
कैश फ्लो मेथड, ठीक है। कैश फ्लो तुमको हर साल का दिया हुआ है, तो कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं, सीधा कैश फ्लो हर साल का तुमको मिल गया, बस इजी। फिर क्या बोलता है, टर्मिनल वैल्यू ऑफ परपेचुअल कैश फ्लो इज 92,340। फिफ्थ ईयर एंड पे तुमको मिला है टर्मिनल वैल्यू। ये 5 साल का तो तुम पहले प्रेजेंट वैल्यू टेबल से निकाल दोगे, प्रेजेंट वैल्यू डे 0, अभी टर्मिनल वैल्यू पे इतना दिया हुआ है, तो इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दोगे तो टोटल कंपनी का निकल जाएगा। क्या है इसमें इतना माथा खराब क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्म इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लो ये तो बहुत ईजी है, ये तो बन जाएगा, इजिली बन जाएगा, डन। वैसे ही बना है, देखो प्रेजेंट वैल्यू टेबल से पहले हम जो 5 साल का कैश फ्लो दिया हुआ है उससे हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिए डे 0, फिर जो परपेचुअल कैश फ्लो जो है टर्मिनल वैल्यू का उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिए, फर्म का निकल गया कैश फ्लो मेथड से, इजी। सेकंड में क्या बोल रहा है, फर्म हैज आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ 3260, कैलकुलेट द शेयर होल्डर वैल्यू पर शेयर इफ द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इज 151.50। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेयर होल्डर का वैल्यू पर शेयर ढूंढो। याद करो एक बार बताए थे कि शेयर होल्डर का पर वैल्यू निकालने के लिए जो भी वैल्यू ऑफ फर्म निकाल रहे हैं डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करना होता है, तो वैल्यू ऑफ फर्म निकाल दो। वैल्यू ऑफ फर्म हम निकाल चुके हैं, कितना 40175.3 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो दिया ही हुआ नहीं है, तब हम कैसे निकाले, बताओ कैसे निकाले। नहीं निकाल सकते हो, बताते हैं, ईजी है। पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ फर्म दिया हुआ है, अभी हम लोग निकाले हैं, वैल्यू ऑफ डेट ये लोग दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकाले थे, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट माइनस कैश। कैश नहीं है इस क्वेश्चन में, भूल जाओ, 0। वैल्यू ऑफ डेट दिया हुआ है, इसको माइनस कर दो, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। वैल्यू ऑफ इक्विटी तो 3655 आ जाएगा, करेक्ट। और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर दिया हुआ है 151.50, ले आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर, सॉरी वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर ये लोग पूछा था, वैल्यू ऑफ शेयर्स पर नहीं पूछा, वैल्यू पर शेयर पूछा था, शेयर होल्डर वैल्यू पर शेयर पूछा था, सॉरी इक्विटी का। वैल्यू पर शेयर अगर होता है ना, तब हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म वाला यूज करते हैं, सीधा 40175.3 डिवाइडेड बाई 151.50, नहीं यहाँ वैल्यू ऑफ इक्विटी वाला था, तो बस वैल्यू ऑफ इक्विटी, ईजी। थर्ड में फर्म हैज रिसीव टेक ओवर बिड, पूछ रहा है कि फर्म को दूसरा कंपनी वाला बोल रहा है कि हम तुमको 225 पर शेयर देंगे। अभी जब हम निकाले हैं तो इक्विटी का कितना पड़ा है 241, भाई 241 वैल्यू है, तुम 225 में कैसे खरीदोगे, तो बेकार, नहीं बेचेंगे तुमको। फिर आता है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में कुछ खास है क्या, मार्केट वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ वैल्यू 20%, 9 72%, कुछ खास नहीं है इसमें, अपना दिमाग लगा लो, बन जाएगा ही, डन। क्वेश्चन लेक्चर 30 डन।